लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते और एक और इम्पोर्टेंट खबर का रुख करते हैं और नज़र डालते हैं इस बार के मॉनसून पर। इस साल अगस्त की बात करें तो 122 सालों में सबसे ज़्यादा सूखा रहा। हालांकि काफ़ी अनइवन भी था, हमने देखा कि कुछ कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो अगस्त में सामान्य से 33% कम यहाँ पर बारिश देखने को मिली। लेकिन अब सितंबर में किस तरह की चाल रह सकती है मॉनसून की, क्या वहाँ पर रिवाइवल की उम्मीद करें, कैसी स्थिति रहेगी, बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के महेश पलावत जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। मॉनसून पर आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे। अभी तक अगस्त में अगर बात करें, किस तरह से आपने मॉनसून की चाल को एनालिसिस किया, क्या कहना है आपका, और सितंबर में किस तरह की प्रोग्रेस देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक अगस्त में जैसे ही अगस्त की शुरुआत हुई थी तभी से अल नीनो का इम्पैक्ट दिखाई देने लग गया था। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय में चली गई थी। उससे क्या हो रहा था कि जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल थी वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, तो वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्ली विंड थी ज्यादातर इंडिया में, तो उससे क्या हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में बारिश कम हुई थी। हालांकि बीच बीच में ईस्ट यूपी और ईस्ट एमपी के साथ साथ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा कम थी। तो जैसे आपने बताया कि काफी ज्यादा अभी पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा सूखा है ये जो अगस्त है। और आगे भी अगर देखें तो अल नीनो का इम्पैक्ट जारी रहने की संभावना है। और अभी तक जो इतना लंबा ब्रेक मानसून चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसा है कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, जो सितंबर के शुरुआती दौर में बनेगा, 2 या 3 सितंबर के आसपास बनेगा। और वो फिर वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाके और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट 6 या 7 तक ईस्ट जो राजस्थान है वहां तक भी हल्का फुल्का दिखाई देगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सूखे ही रहने वाले हैं। जी ठीक है। महेश जी, चूंकि कृषि के लिहाज से जो कुछ जरूरी राज्य हैं वहां पर आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है अगस्त में, मतलब 90% कम गुजरात में, केरल में 89% कम, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यहां पर भी सामान्य से बहुत ज्यादा कम बारिश हुई है। अब चूंकि अगस्त का आज आखिरी दिन है, कल से सितंबर की शुरुआत हो जाएगी, क्या उम्मीद करके चलें कि ये जो डेफिसिट रही है क्या इसकी भरपाई सितंबर के महीने में आपको होती दिख रही है, या फिर इन इलाकों में बेरुखी भी जारी रहेगी मानसून की? देखिए, इन इलाकों में कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो जैसे मैंने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी अच्छी हो सकती है 4-5 दिन के लिए, तो उससे भरपाई नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान की आपने बात की। वो जून और जुलाई में उन्होंने अच्छी बारिश देखी थी, क्योंकि साइक्लोन वेपर जो आया था तो गुजरात से होते हुए राजस्थान तक आया था उसका इम्पैक्ट। और जुलाई में भी अच्छी बारिश हुई थी, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला और उसी समय लोगों ने सोइंग काफी ज्यादा कर दी थी। लेकिन उसके बाद अगस्त काफी सूखा निकला। और सबसे बुरी और या बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और गुजरात है, राजस्थान और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है सितंबर के महीने में। जी ये चिंता की बात है कि जहां पर सूखी जैसी हालात बन रहे हैं शायद वहां पर वो स्थितियां थोड़ी सी और दिक्कतें पैदा करें। लेकिन महेश जी, जो धान की अगर हम बात करें उनकी सोइंग के लिहाज से वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहां पर भी मैंने देखा था कि बारिश को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें थी। हालांकि सोइंग तो खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर भी धान की फसल ऐसी होती है कि पानी चाहिए होता है और हर जगह कैनाल्स है नहीं। तो क्या उम्मीद करें कि उन इलाकों में थोड़ी सी स्थिति, हालांकि अगस्त में बेहतर हुई थी, जुलाई तो पूरा ही सूखे की स्थिति थी वहां पर भी, अगस्त में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई थी, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी राहत वहां मिलती रहेगी? देखिए, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा राहत तो नहीं है, अभी भी वो रेन डेफिशिएंट चल रहे हैं वो इलाके। लेकिन क्या है कि जब भी पिछले, जैसे कि हमने देखा था 15 दिनों में क्या हो रहा था कि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा था, वो पहले क्या होता था कि राजस्थान और गुजरात की तरफ जाता था वेस्टर्ली डायरेक्शन में। लेकिन अब क्योंकि वेस्टर्ली विंड चल रही है, पश्चिमी हवाएं उसको रोक रही हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जब मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है तो उसको फिर से रिकर्व किया जा रहा है। पिछले 2-3 वेदर सिस्टम
उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ गए थे, जिसके कारण वहां बारिश हुई थी। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसका भी ऐसा ही अंदाजा लग रहा है कि 5-6 सितंबर के बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं देगा। लेकिन जो सूखे जैसे हालात है, वहां पर कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। और जो पानी की कमी है, यानी कि जो फसलों को अभी पानी की जरूरत है, वो कुछ हद तक वहां पर मिल जाएगी। पूरी तरह सूखे के हालात वहां नहीं रहने वाले हैं। तो वहां के किसानों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश होगी, लेकिन कुछ बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी, जैसे मैंने बताया, कि उन इलाकों में कोई भी उम्मीद नहीं है। जी, यानी थोड़ा सा मुश्किलों भरा समय आगे भी रह सकता है कुछ कुछ इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए अब तक बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश ने तो, मानसून ने तो खैर काफ़ी सारी पहले चिंताएं रही हैं कि सामान्य मानसून नहीं रहेगा, एल नीनो रहेगा, उसके बाद सामान्य मानसून की भी बात हुई। इनफैक्ट एक्सेस में रेनफॉल शुरू हो गई थी जून जुलाई में ही, अगस्त में डेफिसिट पड़ा और अब सूखी जैसी कई जगहों पर बात भी है। ठीक है, लेकिन और यही वरीज आई थिंक बाजार पर दिख भी रही हैं। लेकिन इस बीच जिन जिन स्टॉक्स में इस वक्त मूव दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में, उन पे क्या फर्दर ट्रेड बनता है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो पिछले कुछ मिनटों में ट्रेड्स में जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं, उसमें लार्ज कैप्स में एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स हैं, बैंक्स में एक्सिस, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। क्या आईटी स्टॉक्स आज अच्छी रेजिडेंस दिखा भी रहे हैं? चाहे मिड कैप नेम्स में भी आपको फोर्ज और बिरला सॉफ्ट जैसे नाम लें, लार्ज कैप में कल टेक महिंद्रा अच्छा चल रहा था, आज एचसीएल टेक पर बेट करना क्या एक वाइज चॉइस होगी? प्रशांत कुछ है हमारे साथ, कुछ क्या एचसीएल टेक पे, क्योंकि वहां नैस्डैक की भी जिस तरह की मूव दिख रही है, क्या आईटी स्टॉक्स पर इस वक्त बेट करना ठीक रहेगा? कर रहे हैं बिल्कुल प्रियंका। जी जी बताएं। जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका, देखिए इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमने देखा ही है। और जैसा कि आपने सही बताया, नैस्डैक में जो मूवमेंट आया है, हालांकि काफी अनरिलेटेड होते हैं, बट हम एक सेंटिमेंटल रब ऑफ बिल्कुल क्लियरली देखते हैं। तो वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको सभी आईटी स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक डेफिनेटली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। हालांकि 1200 का जो लेवल है, ये किसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है मीडियम टर्म। आप देखें तो पिछले 2 से ढाई महीनों में 2 से 3 अटेम्प्ट हुए हैं उसको क्रॉस करने के, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल हो जाना इज नॉट अ बैड आइडिया। तो 1200 तक के लेवल्स के लिए अगर कोई बहुत नियर टर्म छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहे तो आप ले सकते हैं। वरना मैं कहूंगा फिलहाल इसको थोड़ा अवॉइड करें। 1200 के ऊपर इसमें आप बड़ी तेजी देखेंगे, जो 1260 और 1300 के लेवल्स तक भी स्टॉक को लेके जा सकता है। तो बिल्कुल मेरे रेडार पे रहेगा, बट 1200 के ऊपर मैं इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करूंगा। इनफैक्ट आज का जो मेरा मॉर्निंग का एक पिक था, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो हम शायद डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो टारगेट 1 के करीब है। 5250 का टारगेट था। अब किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो या फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें, तो 5375 के सेकंड टारगेट के लिए इसे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप अब प्लेस कर दीजिए 52 के करीब, 5200 के करीब। तो ओवरऑल मोमेंटम इसमें है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप एक अच्छी बड़ी तेजी आते हुए देख सकते हैं। तो 5370 के टारगेट के लिए बाय करें। 5200 या थोड़ा नीचे 5180 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। परसिस्टेंट पर आप यहाँ पर बेट करना चाहेंगे?